जिस उम्र में अधिकतर युवा अपने भविष्य के सपने देख रहे होते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं, उसी उम्र में पूर्वांचल के एक युवा ने 88 से ज्यादा हत्याएं कर दी थी, जिसका टारगेट था 101 से ज्यादा हत्याएं करना। कहानी उस युवा की जिसके नाम की दहशत यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में सुनाई देती थी। वो 25 साल का युवा जिसे यूथ अपना रियल हीरो भी समझने लगे थे, और वही 25 साल का शख्स जिसके खात्मे के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पहली बार बनानी पड़ी थी एसटीएफ। नाम तो सुना ही होगा, श्री प्रकाश शुक्ला। नमस्कार, मैं हूं सलील श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो। दरअसल हम बात कर रहे हैं 1990 के दशक के उस माफिया की जिसकी आपने बहुत कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये वाली थोड़ी अलग होगी। कहते हैं उसने कभी दुश्मनों की गिनती नहीं की, सिर्फ निशाने तय किए। मंत्री, विधायक, ठेकेदार, बाहुबली, जो भी उसके रास्ते में आया वो उसके खौफ से अछूता नहीं रहा। दिन हो या रात, होटल हो या अस्पताल, सड़क हो या चौराहा, मौत उसके लिए बस एक फैसला थी। उसका आतंक इतना बढ़ चुका था कि पूर्वांचल से लेकर बिहार तक माफिया उससे टकराने से पहले कई बार सोचते थे। मामखोर गांव में साल 1973 में श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म हुआ। परिवार बिल्कुल साधारण था। पिता एक स्कूल टीचर थे, घर में एक छोटी बहन, ना कोई राजनीतिक पहचान, ना ही अपराध की। लेकिन कहते हैं ना, जन्म से कोई अपराधी नहीं होता, लेकिन उसके आसपास हो रही घटनाएं या खुद उसके साथ कोई हुआ अन्याय उसे जरायम की दुनिया में धकेल देता है। बस कुछ यूं ही हुआ श्री प्रकाश शुक्ला के साथ। साल 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला की बहन से कॉलेज जाते वक्त राकेश तिवारी नाम के शख्स ने बीच बाजार छेड़खानी कर दी। बात जब घर पता चली तो घर वाले इस बात को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ये बात श्री प्रकाश शुक्ला तक पहुंचती है, वो भरे बाजार में राकेश तिवारी की चाकू से गोदकर हत्या कर देता है। यही वो पहला इंसिडेंट था जब श्री प्रकाश शुक्ला का नाम पहली बार पुलिस की फाइलों में दर्ज होता है। हत्या के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। पुलिस श्री प्रकाश शुक्ला की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी। उसे समझ आ चुका था अगर वो गांव में रुका तो मारा जाएगा। तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे एक फरार हत्यारे से अपराध की दुनिया में बड़ा चेहरा बना दिया। अपराध जगत के जानकार बताते हैं कि इसी दौर में उसकी मुलाकात पूर्वांचल के प्रभावशाली बाहुबली हरिशंकर तिवारी से हुई। कहा जाता है हरिशंकर तिवारी ने न सिर्फ उसे उस समय सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया, बल्कि गिरफ्तारी से बचाने के लिए उसे बैंकॉक भेजने की व्यवस्था भी कराई। बैंकॉक में बिताए हुए महीने सिर्फ छिपने के नहीं थे, वहीं श्री प्रकाश ने अपराध की दुनिया के तौर तरीके, हथियारों की ताकत और संगठित गैंग के नेटवर्क को करीब से समझा। जब वो भारत लौटा तो वह पहले वाला गुस्सैल युवक नहीं था। अब वह ऐसा अपराधी बन गया था जिसने तय कर लिया था डर कर नहीं, डर बनकर जीना है। बैंकॉक से लौटने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला फरार आरोपी नहीं रहा। उसकी सोच, उसका अंदाज और उसके इरादे सब बदल चुके थे। अब उसका टारगेट सिर्फ पुलिस से बचना नहीं, बल्कि पूर्वांचल के अपराध जगत से अपना नाम सबसे ऊपर लिखना था। उसने हरिशंकर तिवारी के करीब रहकर अपराध की उस दुनिया को बहुत करीब से देखा जहां बंदूक सिर्फ हथियार नहीं, सत्ता हासिल करने का जरिया थी। लेकिन श्री प्रकाश किसी का मोहरा बनकर जीने वालों में नहीं था। कुछ ही समय में उसने अपना अलग रास्ता चुन लिया। उसकी महत्वाकांक्षा किसी गैंग का हिस्सा बनने की नहीं, बल्कि अपना साम्राज्य खड़ा करने की थी। उसने रेलवे स्क्रैप, सरकारी ठेकों और रंगदारी के खेल में कदम रखा। ठेकेदार उसकी बात मान ले तो वो बच जाते, और जो इनकार करते उनके लिए अक्सर अगली सुबह नहीं होती। धीरे धीरे पूर्वांचल में एक नई ऊर्जा शुरू हो गई। लोग कहते थे अब लड़ाई सिर्फ हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की नहीं, एक तीसरा नाम भी मैदान में उतर चुका है। ये वही दौर था जब श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने गैंग को बेहद छोटा लेकिन घातक रखा। उसे सुबारी किलर्स पर भरोसा नहीं था। वो अपने सबसे बड़े दुश्मनों का हिसाब अक्सर खुद चुकाता था। उसकी यही आदतें उसे बाकी अपराधियों से अलग बनाती थी। लेकिन अपराध की दुनिया में दो सूरज कभी एक साथ नहीं चमकते। पूर्वांचल में पहले से दो बड़े नाम थे, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही। श्री प्रकाश के बढ़ते कदमों ने इस पुराने संतुलन को हिलाना शुरू कर दिया। अब सिर्फ ठेकों की लड़ाई नहीं थी, अब लड़ाई थी वर्चस्व की। और इस वर्चस्व की जंग का सबसे बड़ा धमाका हुआ 31 मार्च 1997 को, जब राजधानी लखनऊ की सड़कों पर गोलियों की गूंज ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया। लखनऊ की सड़कों पर उस दिन सिर्फ गोलियां नहीं चली थी, पूर्वांचल के अपराध जगत की सत्ता बदलने का ऐलान हुआ था। निशाने पर थे वीरेंद्र शाही, वो बाहुबली जिसे चुनौती देने से पहले बड़े बड़े गैंग कई बार सोचते थे। लेकिन उस दिन श्री प्रकाश शुक्ला ने सोचा नहीं, सिर्फ हमला करना चुना। जैसे वीरेंद्र शाही की गाड़ी इंदिरानगर पहुंची और वो अपने एक महिला मित्र से बात कर रहे थे, साथ एक बच्चा भी था, तभी एक गोली वीरेंद्र शाही के सिर पर आके पीछे से लगती है और वो गिर जाते हैं। घात लगाए बैठे हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी।
कहते हैं गोलियों की गूंज इतनी देर तक सुनाई दी मानो कोई आतिशबाजी हो रही हो। इस हमले में करीब 100 राउंड गोलियां चली। जब गोलियां थमी तब गाड़ी छलनी हो चुकी थी और वीरेंद्र शाही की कहानी भी। अब ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, उस दौर के सबसे ताकतवर बाहुबलियों में से एक के अंत का ऐलान था। जिस काम को वर्षों की दुश्मनी और गैंगवार नहीं कर सकी, उसे श्री प्रकाश शुक्ला ने कुछ ही मिनटों में अंजाम दे दिया। इस एक वारदात के बाद पूरा पूर्वांचल सन्न रह गया। कहते हैं वीरेंद्र शाही की हत्या के बाद श्री प्रकाश का खौफ कई गुना बढ़ गया। वीरेंद्र शाही की हत्या से पहले उसने कई लोगों की हत्या की थी, लेकिन ये वारदात अब तक की सबसे बड़ी वारदात थी। अब वो सिर्फ एक शॉप शूटर या गैंगस्टर नहीं था, बल्कि ऐसा नाम बन गया था जिसे सुनकर सत्ता के गलियारों से लेकर अपराध की दुनिया तक सन्नाटा छा जाता था। इन ताबड़तोड़ हत्याओं के पीछे वर्चस्व की जंग तो थी, लेकिन एक असल वजह और थी जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, क्योंकि वो बात आपके जहन में उठ रही होगी, आखिरकार ये 101 हत्याओं के पीछे की फिलॉसफी क्या है। दरअसल जब शिव प्रकाश शुक्ला जरायम की दुनिया में अपना धाक बनाने की जंग लड़ रहा था, उस वक्त उसे एक बंगाली तांत्रिक ने कहा था, जिस दिन तुम 101 हत्याएं कर लोगे फिर तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, तुम अजर अमर बन जाओगे। जिसके पीछे तांत्रिक ने तर्क दिया था कि 101 नरमुंड मां काली के गले में हमेशा रहते हैं, वो अजय हैं, तुम भी 101 बलि देने के बाद से अजर अमर हो जाओगे। इसी दौरान खुफिया एजेंसी और पुलिस महकमे में एक ऐसी सूचना ने दस्तक दी जिसने पूरे प्रदेश का तापमान बढ़ा दिया। चर्चा फैलने लगी कि श्री प्रकाश शुक्ला ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की प्लानिंग बनाई है। उस दौर की कई रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री की हत्या की कथित सुपारी लिए जाने की बात सामने आई। हालांकि इस दावे की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन उस समय सुरक्षा एजेंसियों ने इस इनपुट को बेहद गंभीरता से लिया। लोगों में चर्चाएं शुरू हो गईं। अगर वीरेंद्र शाही जैसा बाहुबली दिन दहाड़े सड़क पर मारा जा सकता है, तो क्या मुख्यमंत्री सुरक्षित हैं? जिस दौर में यूपी पुलिस 303 ली एनफील्ड राइफल्स लिए घूमती थी, उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला AK-47 से अपना शिकार करता था। उसे पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि पुलिस के पास उसकी एक भी साफ तस्वीर तक नहीं थी। उसके ठिकाने बदलते रहते थे, मोबाइल नंबर बदलते रहते थे और वह हर वारदात के बाद हवा की तरह गायब हो जाता था। यहीं से शुरू हुई उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी तलाश, एक ऐसा ऑपरेशन जिसने आगे चलकर भारतीय पुलिसिंग की दिशा बदल दी। पहली बार गठित हुई एक विशेष टीम, स्पेशल टास्क फोर्स, जिसका एक मिशन था श्री प्रकाश शुक्ला। आदेश साफ था, उसे हर हाल में पकड़ना है, क्योंकि मामला सिर्फ एक गैंगस्टर का नहीं था, बल्कि पूरे राज्य की साख का था। STF ने पुराने तरीके छोड़ दिए, मुखबिरों का नया नेटवर्क तैयार किया। अलग अलग राज्यों में टीम भेजी गई, लखनऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद, दिल्ली, बिहार और कोलकाता तक। हर उस जगह पर नजर रखी जाने लगी जहां श्री प्रकाश के होने की जरा सी भी आशंका होती थी। लेकिन एक छोटी सी कमजोरी श्री प्रकाश शुक्ला की मौत की वजह बन गई। जिस दौर में मोबाइल फोन लोगों के लिए हैसियत की निशानी हुआ करती थी, उस दौर में श्री प्रकाश शुक्ला लगातार फोन का इस्तेमाल करता था। श्री प्रकाश अपने करीबी महिला मित्र से अक्सर मोबाइल पर लंबी बातचीत करता था। उसे लगता था कि सिम कार्ड बदल देने से पुलिस कभी उसका पता नहीं लगा पाएगी, लेकिन उसे नहीं मालूम था अब पुलिस भी बदल चुकी है और STF उसके हर कदम से एक कदम आगे सोच रही थी। हर कॉल, हर लोकेशन, हर मोमेंट अब एक पहेली का हिस्सा बन चुकी थी। पुलिस को पहली बार महसूस हुआ कि शिकारी अब बहुत दूर नहीं है। फिर एक दिन वही हुआ जिसका STF महीनों से इंतजार कर रही थी। खुफिया इनपुट मिला कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली में है और जल्दी गाजियाबाद की ओर निकलने वाला है। सूचना मिलते ही कई टीम सक्रिय हो गई। किसी ने रास्ते संभाले, किसी ने वायरलेस, किसी ने पीछा करने की जिम्मेदारी ली, लेकिन दूसरी तरफ श्री प्रकाश शुक्ला पूरी तरीके से बेखबर था। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था इस बार उसकी हर चाल पर किसी की नजर है। जिस मोबाइल पर वो अपने सबसे करीबी महिला मित्र से बातचीत कर रहा है, वही मोबाइल अब उसकी लोकेशन पुलिस तक पहुंचा रही है। 22 सितंबर 1998 की वो रात दिल्ली से निकली एक कार गाजियाबाद की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ STF की गाड़ियां बिना सायरन के उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही कार इंदिरापुरम के पास पहुंची, STF ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस के मुताबिक श्री प्रकाश शुक्ला को आत्मसमर्पण करने का मौका दिया गया, लेकिन जवाब में गोलियां चली। इसके बाद शुरू हुई जवाबी फायरिंग और कुछ ही मिनटों में उस अपराधी का अंत हो गया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को सालों तक अपनी बंदूक के दम पर चुनौती दी थी। 22 सितंबर 1998 सिर्फ एक एनकाउंटर की तारीख नहीं थी, वो दिन था जब उत्तर प्रदेश के सबसे खौफनाक अपराधियों में गिने जाने वाले श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी खत्म। लेकिन उसके अंत ने STF की शुरुआत को एक नई पहचान दी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई का तरीका ही बदल गया।